जो घर में बैठे हुए हैं, आर्यन, गौरव, निक्की, श्रुति, महक, तनीषा, आप लोगों को नो किसी को डाउट है? ओके, नो सर। चलो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। 15 क्वेश्चन यहाँ से। राइट 4 फैक्टर्स विच डिटरमिन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अ रीजन। कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र के संसाधनों का विकास करना है तो वो किन कारकों के ऊपर आधारित होंगे। तो कोई भी 4 फैक्टर हमें बताने हैं। तो कौन से फैक्टर्स होंगे? तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि भाई सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज किसकी है, तो कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जैसे इंडिपेंडेंस से पहले जो सदर्न स्टेट्स थे वहां पर कोल अवेलेबल नहीं था। अब कोल अवेलेबल नहीं था तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हो नहीं पाया। तो अगर हमें रिसोर्सेज को वहां पर डेवलप करना था तो हमें कुछ और सोचना था कि वहां पर विकास किस तरीके से हो सकता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पर डेवलप नहीं हो सकती, तो कौन सी तरीके की इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर दी गई थी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद में तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कुड भी डेवलप देयर। ठीक है, तो रिसोर्सेज कौन से संसाधन कौन से मौजूद हैं उस इलाके में, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, ये एग्जांपल मैं ऐसे ही सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो यूं मत करना सिर्फ सीधा ये पॉइंट्स लिख लो और उसको कॉपी पेस्ट कर दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो हद से। ठीक है, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जो प्रौद्योगिकी है उसका स्तर क्या है। तो जैसे सोलर एनर्जी अवेलेबल है, वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में सब में अवेलेबल है। यहाँ पर तो जब से इंडिया है तब से तो है ही सोलर एनर्जी है, लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं थी इसलिए सोलर एनर्जी डेवलप नहीं हो रही थी। तो रिसोर्स था, संसाधन थे, लेकिन वो डेवलप नहीं हो रहे थे, उनका विकास नहीं किया जा रहा था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार जब सोलर एनर्जी अवेलेबल, सोलर पैनल्स वगैरह जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं वो अवेलेबल हो गए और रेलिवेंट टेक्नोलॉजी चीप रेट पर भी मिलने लगी, तो सोलर पैनल सिर्फ अवेलेबल नहीं, वो सस्ते रेट में भी अवेलेबल होने लगे, तब उसका डेवलपमेंट होने लग गया। ठीक है, और काफ़ी इलाकों में डेवलप काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है अभी। देन इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कि जो कोई भी संसाधन विकास करना है हमें, तो उसमें ये देखना होगा कि वहाँ पर काम करने के लिए तो लोग चाहिए होंगे। कैसी भी इंडस्ट्री हो, कितना भी आप मैकेनाइज कर लो, कुछ लोग तो चाहिए ही होते हैं। तो आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वर्कर्स या ह्यूमन रिसोर्स, तो अगर कुछ भी कोई संसाधन है जिसको विकसित करने के लिए हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, वी वांट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर दैट, स्किल्ड वर्कर्स फॉर दैट। हाँ, तो वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होने चाहिए जिससे कि एजुकेशन वो स्किल्ड वर्क फोर्स पहले से अवेलेबल हो। तो अगर स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पर संसाधन विकास करने का कोई फायदा नहीं होगा। देन इज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल कि जो लोग हैं उनका तजुर्बा किस तरीके से रहा है कोई भी संसाधन का विकास करने के लिए, तो वो भी निर्धारित करता है कि हाउ आर रिसोर्सेज गोइंग टू डेवलप इन फ्यूचर। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर का, भोपाल गैस ट्रेजेडी, या एक अभी रिसेंट हुआ था एलजी का प्लांट था, वहां पर लीक हो गए थे, कुछ गैस लीक हुई थी अभी तमिलनाडु में, ये रिसेंट है, दिस इज ऑफ 2019 जो एलजी प्लांट लीक था तमिलनाडु में हुआ था। और भोपाल गैस ट्रेजेडी तो 1980s की है, 1985 या 84 ऐसे कुछ की है। तो अगर वहां पर ऐसा कुछ डिजास्टर हो चुका है तो पीपल आर गोइंग टू बी कॉशियस अबाउट इट। तो अगर वहां पर मान लो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दैट वाज इन अ पेस्टिसाइड प्लांट, तो
अगर पेस्टिसाइड फैक्ट्री दोबारा से वहां पर लगाने की कोशिश की जाती है ताकि वहां के संसाधनों का विकास किया जा सके, तो द पीपल आर गोइंग टू अपोज इट, दे आर नॉट गोइंग टू अग्री टू इट। या एक और एग्जाम्पल है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो सुना होगा। नर्मदा पे क्या हुआ था, सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था। सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था और ये जो प्रोजेक्ट था इसका ज़्यादातर बेनिफिट होना था गुजरात के लोगों को, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होना था, अब जब डैम बनाते हैं ना तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, जो काफ़ी सारे एरियाज होंगे जो कि पानी के नीचे चले जाएंगे। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे कि पहले हमें रीसेटल करो, जो हमारी ज़मीन जा रही है, जो हमारा खाने कमाने के संसाधन जा रहे हैं, हाँ, तो वो दूसरी जगह पर अवेलेबल कराओ। उन्होंने आंदोलन वगैरह किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक बहुत सारे लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं। तो अगर ऐसा एक्सपीरियंस होगा लोगों का और दोबारा से उनको कहेंगे कि भाई आपकी जगह पर डेवलप कर लेते हैं, तो लोग मानेंगे? कभी नहीं मानने वाले। तो लोग अपोज करने लग जाएंगे। तो एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स डेवलपमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा किसी भी जगह पर अगर हमें संसाधन का विकास करना है, रिसोर्स डेवलप करने हैं, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोडवेज, रोड्स होने चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली, तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि संसाधनों का विकास किया जा सके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो संसाधन का विकास करना असंभव सा हो जाएगा, मतलब इट वॉन्ट बी पॉसिबल। देन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो सरकार है उसकी नीतियाँ क्या हैं? तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेलिवेंट नहीं है, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डेवलप अ पर्टिकुलर रिसोर्स, या वो मोनोपोलाइज करना चाहती है, उनकी नीतियाँ ऐसी है जिससे कि रिसोर्स को डेवलप करने में मुश्किल होती है, तो वो नहीं होगा। अब एग्जांपल है इंडिया में कोल का। इंडिया में कोल भरपूर है, लेकिन नीतियाँ ऐसी बनाई गई है जिससे कि जो कोल के संसाधन है उनका विकास नहीं किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स लिखने दें तो कोई भी 4 पॉइंट इनमें से आप लिख सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ में? क्या इंग्लिश ज़्यादा हो रही है कि कैसे? देखो, कोई भी अगर किसी भी जगह के हमें संसाधन का विकास करना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई संसाधन कौन से हैं वहाँ पर। ठीक है, अब संसाधन कौन से हैं? अब ये मान लिया कि ये एक्स संसाधन है। अब संसाधन का अगर हमें विकास करना है तो वहाँ पर तो लोग काम करेंगे ना। अब वहाँ पर लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, या यूँ कहो कि एक तरीके के लोग चाहिए, कि इंजीनियर चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए। अब इंजीनियर है नहीं वहाँ पर, तो संसाधन का विकास हो सकेगा? तो सबसे पहले तो संसाधन होने चाहिए, उसके बाद में लोग होने चाहिए जो कि वहाँ पर काम कर सकें। तीसरा, अगर मान लो लोगों को बुलाते हैं या संसाधन जो भी आप विकसित कर रहे हो, तो उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बेचना तो होगा ना। वो एक जगह से दूसरी जगह तो लेकर जाएंगे, जो भी फिनिश प्रोडक्ट होगा, या और कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वहाँ पर मशीनरी वगैरह आएगी, वो तो आएंगे। ये कहाँ से आएंगे? इनके लिए रोड चाहिए होगे या रेलवे लाइन चाहिए होगी, ताकि हम संसाधनों का डेवलपमेंट कर सकें। अगर माइनिंग भी करनी है तो माइनिंग के लिए भी तो मशीनें चाहिए, क्रेन वगैरह कुछ तो चाहिए होगी, ट्रक्स चाहिए होंगे, ट्रक्स रोड के ऊपर चलेंगे। तो इसलिए अगर ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो संसाधन का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। अब अगला देख लो कि अगर सरकार मना कर देती है कि ये सब ठीक है, सब कुछ है, सारे एग्री कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सरकार ऐसी नीति बना देती है कि अगर आप इसका विकास करोगे, मतलब यहाँ पर अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो भी कमाई होती है वो 50% दोगे। अब खर्चा 60% हो जाता है, तो लोग क्या वहां पर उस संसाधन का विकास कर सकेंगे? या सरकार यूँ कह देती है कि इस संसाधन का विकास सिर्फ ये इस तरीके के लोग कर सकते हैं, और उस तरीके के लोग कुछ ही हैं, तो उस संसाधन का पूरी तरह से विकास हो सकेगा? नहीं हो सकेगा।
ठीक है, यही वाले पॉइंट्स। और एक वो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास में है कि नहीं, उसकी प्रौद्योगिकी वहाँ पर है कि नहीं है, कि चलो गवर्नमेंट भी एग्री करती है। जैसे शेल गैस का मैं एग्जांपल दे रहा था ना कल, तो शेल गैस यूँ कहते हैं कि भाई शेल गैस निकालनी चाहिए, हमारे यहाँ पर शेल गैस रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो हम शेल गैस निकाल लेंगे, इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी हमें गैस। अब उसकी जगह अब अग्री कर लिया, हाँ, लेकिन ज़मीन के नीचे है, हमें पता नहीं है, हमें ये पता है कि यहाँ पर है, हमें ये पता नहीं निकालनी कैसे, निकालेंगे कैसे बस। उसके लिए वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, ताकि ज़मीन के अंदर खुदाई उस तरीके से हो सके और हम निकाल सकें उस रिसोर्स को। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। उस गैस को निकाल कर अपना गाड़ी में डालो, गाड़ी चलाओ। नेचुरल गैस सीएनजी क्या होती है, गैस होती है ना, हाँ, तो गैस से चल जाती है, तो इंजन वैसा होना चाहिए ना। तो अगर गैस का इंजन होगा तो गैस चलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, और कुछ नहीं, कुकिंग गैस के तरह यूज कर लो। यूजेस तो बहुत हैं, अगर कोई संसाधन होगा तो उसका इस्तेमाल तभी तो शुरू करोगे जब एक बार वो हाथ में होगा। अगर हाथ में ही नहीं है तो क्या इस्तेमाल कर लोगे। आगे समझ में? और कोई है जिसको नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ लें। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, और व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज, कि हमारे संसाधनों के रक्षण का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? कोई भी 3 कारण बताने हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि आप सोच समझकर आप इस्तेमाल करें कोई भी रिसोर्स है। तो कंजर्वेशन रेफर्स टू जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि आप सोच समझकर प्लानिंग करके नियमित तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि जो रिसोर्स है वो वेस्ट ना जाए और उसका मैक्सिमम यूज हो सके, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सके इन यूजेज ऑफ दोज रिसोर्सेज। सो सच यूजेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लिंक्ड टू अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आल्सो एंश्योर्स इंटरजेनरेशनल इक्विटी, की मतलब एक से ज्यादा जो मतलब अगली पीढ़ी के भी जो जरूरतें हैं वो भी पूरा करने के लिए काम आएगी। इसका कोई टर्म बताया था ना, कविता ने बताया था, अगली पीढ़ी की जरूरतें पूरा करने। अच्छा, अगली पीढ़ी की, एग्जैक्टली भाई जो कह रहे हो, तो लिख भी लिया करो, कभी बताया तो था। ठीक है, अब रिसोर्सेज कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है? तो कंजर्व क्यों करने हैं? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय जो संसाधन हैं वो बहुत कम है। तो अगर कम होंगे तो हमें कंजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इन को जब इस्तेमाल करते हो, अब इस्तेमाल तो कर लिया, मान लो ईंधन है, ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो, पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे। पॉल्यूशन होगा तो वो हमारे सेहत के लिए खाली है, वो हानिकारक है, और इट इज बैड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल। तो चिड़िया लोग भी सांस नहीं ले पाती हैं। हाउस पैरो जो थी आजकल दिखाई नहीं देती। यहाँ पर है क्या हाउस पैरोज? छोटी चिड़िया जो होती है ब्राउन वाली, दिखाई देती है? हाँ, तो यहाँ से भी भाग जाएंगी, ये भी चली जाएगी। हाँ, या तो मर जाएंगी या घर छोड़ के चली जाएंगी, और क्या होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर भी अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो काफ़ी लोग ऐसा भी हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से अब वो वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट हो रही है। तो दे आर माइग्रेटिंग अवे फ्रॉम द सिटीज, कि भाई जान है तो जहान है, कम कमा लो लेकिन कम से कम जिंदा तो रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है, और एक इंटर जनरेशनल इक्विटी इंश्योर करने के लिए, मतलब अंतर जनपदीय इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए, जो भी अभी भावना और मुकेश ने मिलकर जो बताया था वही चीज।
हाँ, वो भी एक रीजन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए भाई, सतत विकास के लिए, एंश्योरिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी को आप वो भी लिख सकते हो कि एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बाकी आर्यन, गौरव, श्रुति में, तनीषा नेहरा, कोई भी डाउट? मुस्कान, जब क्लास चल रही होती सो जाती थी बीच में? नहीं, सारा टाइम देख रहे होते थे? मैं जानना चाहता हूँ बिहाइंड द सीन चलता क्या है, बच्चे सो जाते हैं क्या करते हैं? चलो 17 क्वेश्चन है मुकेश जैसे, अब चुपचाप से यहाँ ध्यान दो, फालतू बातें बाद में करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एज वॉइस्ड बाय गांधी जी। तो हाँ, मेरे को इंग्लिश में याद है। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि वो देयर इज इनफ टू मीट एवरीवन्स नीड बट नॉट टू फुलफिल एवरीवन्स ग्रीड। तो लालच तो कितना भी लोग कर सकते हैं, तो लोगों की पेटी भरने के लिए या ग्रीड के लिए दुनिया में रिसोर्स इतने नहीं है। हाँ, नीड्स पूरी करने के लिए तो सब तो इतने रिसोर्सेज तो हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी की जा सके। तो इन्होंने गांधी जी क्या है, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ना, जो जो मॉडल सारी दुनिया अपना रही है, जो मास प्रोडक्शन का है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो ही वॉज अगेंस्ट दिस। वो कहते थे कि भाई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाई जाएं, इट शुड नॉट बी मास प्रोडक्शन, इट शुड बी प्रोडक्शन बाय द मासेस। मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं बनाना है, लोगों से बनवाया जाए। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जो कि चीज़ों का उत्पादन करेंगी, विच विल बी प्रोड्यूसिंग द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर पीपल। और स्मॉल स्केल लोकल के लेवल पर अगर बनेंगी तो उससे प्रदूषण भी कम होगा, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखनी है। और आज के टाइम में ये रियलाइज किया जा रहा है कि हाँ भाई, कह रहे थे तो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि दिक्कतें तो काफ़ी हो रही हैं मास प्रोडक्शन से। मास प्रोडक्शन एक तरीके से ज़रूरी भी मानी जाती है, लेकिन अब दिक्कतें भी हो रही हैं उससे, कि प्रदूषण इतना ज़्यादा होने लग गया है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। कोई इसमें डाउट हो? चलो नेक्स्ट है, राइट 4 इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स मेड एट ग्लोबल लेवल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। कि संसाधन संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए 4 संस्थागत प्रयास लिखने हैं हमें। तो शुरुआत में कुछ पॉइंट्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं मैंने वो लिखे हैं, लेकिन मुझे वो इतने पसंद नहीं आए, तो मैंने और पॉइंट्स डाल दिए उसमें। तो जो आंसर था वो थोड़ा डबल हो गया। नहीं, ऊपर का तो कॉपी पेस्टेड है, नीचे का मैंने। तो देखो, जो आंसर कीज होती है ना, वो कुछ हद तक एनसीईआरटी से बनी होती हैं। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनसे बनी होती हैं, लेकिन अगर हम रेलिवेंट चीज़ें लिखते हैं तो वो उसके मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मान लो एनसीईआरटी का बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखते हो, लेकिन रेलिवेंट चीज़ें लिखते हो जो कि आंसर को बिल्कुल जस्टिफाई करती हैं, जो कॉन्टेक्चुअल है और आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बुक्स लिखी गई थी बहुत पहले, उसके बाद में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो लगभग पिछले 20 सालों में क्या चीज़ हुई है वो चीज़ नहीं लिखी है, और बल्कि जिस टाइम पीरियड का भी एक चीज़ लिखी हुई है ना, तो वो भी सारी चीज़ें नहीं लिखी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो लेटेस्ट क्या चल रहा है, वो तो पता होना चाहिए ना, वो कुछ है नहीं इसमें। तो
सबसे पहले क्या था, रोम, द क्लब ऑफ रोम एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में। तो क्लब ऑफ रोम कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक क्लब बना लिया जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए या संसाधन संरक्षण के लिए इनफॉर्मली काम कर रहे थे। तो क्लब है तो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट था, मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो एक छोटा सा क्लब बनाया हुआ था, मतलब कुछ कंट्रीज उसमें हिस्सेदार थी, तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज थी और कोई नहीं। इसके बाद में ये बुक के पॉइंट्स हैं, सीधा सीधा एक बॉक्स बना हुआ है शायद। हाँ, तो मैं सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये इतने रेलिवेंट नहीं है, बुक में दिए हुए लेकिन रेलिवेंट नहीं है इतने। 1974 में गांधीयन फिलॉसफी इंक्लूड की गई थी शूमाकर ने इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके बाद में 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को या सतत विकास के कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया था कि सतत विकास होना चाहिए। जिस तरीके का विकास हम कर रहे हैं वो उससे काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और हो सकती हैं आगे चल के। ठीक है, अब ये जो डी पॉइंट है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, सीधा बुक में दिए हुए और फैक्चुअल है। डी पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस ट्रीटी के ऊपर बेस्ड है, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज इंटरनेशनली। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जो जितने भी ट्रीटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में था। सबको पता है ओजोन लेयर में होल हो गया था, किस रीजन की वजह से हुआ था ये भी पता होगा। कौन सा पोल्यूशन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से था, क्योंकि जो हम रेफ्रिजरेटर्स में या एयर कंडीशनर्स में जो गैस यूज करते थे तो वो थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके फ्री कार्ब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स एमिट करते थे, तो जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था। हाँ, पाना वाना लेकर गए थे ऊपर कर दिया होगा शायद। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया था कि सब कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज इस प्रोटोकॉल की मेंबर्स थी, तो ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू फेज आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो CFCs जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो CFCs का यूज प्रोहिबिट कर दिया था और इसको फेज करने के लिए अग्री किया गया था। और द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी हैज बीन वेरी गुड, और काफी हद तक अभी जो ओजोन होल है इट हैज बीन आई मीन रिड्यूस्ड, और आई थिंक इट हैज बीन कंप्लीटली हील्ड। तो ओजोन लेयर का कंजर्वेशन इस प्रोटोकॉल के थ्रू हुआ था, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 1992 में आफ्टर 3 years ऑफ दिस फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। ये रियो में हुआ था, और इसके 30 साल के बाद में 2012 में भी हुआ था, 20 साल के बाद में हुआ था शायद 2002 में, और अभी भी रिसेंटली हुआ था कुछ, मैं लिखा था शायद Rio+20 समिट भी हुआ था उसके बाद में। तो जो अर्थ समिट था, तो ये समिट किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस तो पता है क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज। हाँ या ना, पता तो होगा, सुन रहे हो नहीं प्रशांत? तो यूनाइटेड नेशन के अंडर ये अर्थ समिट किया गया था, जिसमें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करने के लिए अग्री किया गया था। तो इसके अंडर ये जो रियो समिट हुआ था, जिसको इंटरनेशनल अर्थ समिट भी कहते हैं, इसके अंडर कई ट्रीटीज की गई थी। तो वन ऑफ द ट्रीटीज वाज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये वाला है। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या था? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये तो पता है ना? हाँ या ना बताओगे तो, अगर पता है तो मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं पता हो डाइवर्सिटी क्या होती है ये तो पता होगा ना, भिन्नताएं होती हैं। बायो का मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हो गया जीव जंतुओं में भिन्नताएं।
तो जीव जंतु में पेड़ भी मिले होते हैं, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी के ऊपर था ये कन्वेंशन, तो एक अग्रीमेंट की तरह ले लो। तो ये रियलाइजेशन था, क्योंकि जिस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे थे हम, उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी डिप्लीट हो रही थी, मतलब बहुत सारे जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहे थे। जैसे चिड़िया खत्म हो रही है ना, तो उसी तरीके से बाकी जो जीव जंतु हैं वो भी खत्म हो रहे थे। तो दो प्रोटोकॉल, एक तो कन्वेंशन में कुछ पॉइंट्स थे विच वर अग्रीड ऑन कि हम सब मिलकर कंजर्व करेंगे बायोडायवर्सिटी को, और इसके अंदर भी दो प्रोटोकॉल्स थे। वन वाज नागोया प्रोटोकॉल, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और द अदर वन वाज कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल में क्या था कि भाई जो बायोडायवर्सिटी है हम उसको कंजर्व करेंगे, और बायोडायवर्सिटी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस कि जैसे अभी जो मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर होती हैं, तो वो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं प्लांट से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं उनसे आप मेडिसिन बना रहे होते हो। तो इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं ये ट्रेडिशनल नॉलेज से आते हैं, कि जैसे यहाँ पर है ना कि हल्दी का दूध पियोगे तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अभी कोरोना जब फैल रहा है तो सब लोग हल्दी का दूध पीने लग गए, इतना पीने लग गए कि आँख नाक सब कुछ पीला हो गया। तो एक केस क्या हुआ था यूएस में, ऐसे कुछ अमेरिकन इंडियन थे। अब सबको पता है कि भाई हल्दी पीने से अच्छा होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उन्होंने टर्मरिक के बेनिफिट्स बताए और उसके ऊपर पेटेंट करा लिया। तो पेटेंट कर लिया मतलब जहां पर भी टर्मरिक के जो भी बेनिफिट्स का यूज हो रहा होगा उनको पैसे मिलेंगे, उसका यूएस पेटेंट लिया था। तो ये पेटेंट चैलेंज किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि ये तो भाई हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो तो पूरी कम्युनिटी की होगी ना। मतलब अगर इंडियन सोसाइटी में ये ट्रेडिशनल नॉलेज है कि यहाँ से अगर बाहर गई है तो जो बेनिफिट मिलने चाहिए इसके वो तो इंडियन कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन कम्युनिटी को मिलेंगे। तो ये चैलेंज किया था यूएस में, और वो इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में आया था ये। तो ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये इंश्योर करता है कि देयर शुड बी इक्विटेबल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी एक्सेस सबको मिले। कि अब यूं नहीं है कि एक चीज अगर हमारे यहाँ पर मिलती है या कहीं और पे मिलती है वो हमें ना मिले, हमारे यहाँ पर हम किसी और को ना दें। तो इट शुड बी इक्विटेबल, कि सबको बराबरी का एक्सेस मिले टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी। और जो भी ऐसी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनका बेनिफिट ह्यूमैनिटी को हो सकता है, और जो बेनिफिट इनसे डिराइव होता है वो उसको शेयर किया जाए जिस कम्युनिटी से एटलीस्ट ये जो नॉलेज है वो ओरिजिनेट हो रही है। तो नागोया प्रोटोकॉल होता है फॉर इक्विटेबल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर। देन इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल था बायो सेफ्टी पे। अभी जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स काफी यूज होने लगे हैं ना, प्लांट्स वगैरह भी यूज होते हैं, जीएम सीड्स वगैरह भी आते हैं, जीएम कॉटन भी है, सुना है, जीएम मस्टर्ड भी है। जीएम क्या है, जीएम की फुल फॉर्म क्या है? हाँ तो कह रहे हो, जीएम की फुल फॉर्म क्या है? जनरल मोटर्स, है ना। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि जिन ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, या मान लो कोई कहीं और का ऑर्गेनिज्म किसी और जगह पर लेके जाते हैं तो वो इन्वेजिव स्पीसीज कहाँ जाते हैं। एक तो मैं एज्यूम कर रहा था कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ये इन्वेजिव स्पीसीज वगैरह कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा हाई लेवल हो गया इन्वेजिव स्पीशी। इन्वेजिव इन्वेजन पता है क्या होता है? कि कोई घुसपैठ कर आया बाहर से आपके यहाँ पर। स्पीशी पता होंगे ना, स्पीशी क्या होते हैं? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पीशी होते हैं। हम भी स्पीशी हैं, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो जो भी स्पीशीज ऐसे होते हैं, अगर एक स्पीशी दूसरी जगह से यहाँ ले आए, जैसे पहले के टाइम में क्या है, हमारे यहाँ पर कॉकरोच नहीं हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे, ये इम्पोर्टेड है कॉकरोचेस, ये यूएस से इम्पोर्ट किए हैं हमने। वो जब हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, मतलब सही मात्रा में खाने की चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यूएस से फ्री में आता था, वो दान दे देता हम
कटोरा लेकर चले जाते थे कि दे दो हमें खाना खाने के लिए चाहिए। नहीं, वो जो खाना आया है ना तो उनके साथ में कॉकरोचेस भी आ गए, और अब देखो हर जगह कॉकरोच। ऐसे ही एक वो भी है जो कांग्रेस ग्रास जिसको कहते हैं, छोटी छोटी घास है ना, हर जगह मिलती है वो। मैं रुको दिखाता हूँ कांग्रेस ग्रास, तुमने कांग्रेस ग्रास भी नहीं देखी। ये देखो ऐसी घास देखी होगी जरूर। कपास अरे ये तो वो है एलर्जी। हाँ एलर्जी हुआ है। हाँ सर हमारे खेत में ये भी यहाँ पर नहीं होती थी, ये हमारे डायरी में रही। हाँ तो ये भी अमेरिका से इंपोर्ट किया है मुसीबत। अमेरिका से की है ये तो। एक और ये देखो, एक और प्लांट है ना, प्लांट है ये वाला, प्लांट भी देखा होगा सबने, ये प्लांट देखा होगा ना। ये भी क्या है, इन्वेजिव स्पीशी है ये भी, वो यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं। अब इन्वेजिव स्पीशी, हाँ इन्वेजिव स्पीशी भी क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये बाहर से आए और ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करने लग गए, और ये इस एनवायरनमेंट में जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कंपटीशन देते हैं यहाँ की एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी को। तो यहाँ के जो पहले से प्लांट है अब उनको कंपटीशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये आपके खेतों में है ना घास, हाँ, और ये परेशान भी करती है, बार बार में उग जाती है। अगर ये इसको नहीं निकाला तो क्या होगा, पेड़ खराब होंगे, फसल खराब होगी, बड़ा नहीं होने देंगे, एलर्जी भी हो रही है। तो इस तरीके की दिक्कतें ना हो इसलिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल किया गया था बायो सेफ्टी के लिए, या जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज अगर डेवलप की जा रही है, फॉर एग्जांपल जीएम कॉटन है या बीटी ब्रिंजल। ब्रिंजल तो पता है ना क्या होता है? हाँ बताऊं। तो क्या है, जो ब्रिंजल्स हैं तो वो सिर्फ एग प्लांट भी कहते हैं इसको, एग प्लांट अंडे जैसा दिखाई देता है ना। हाँ, तो ब्रीटी जो ब्रिंजल्स हैं तो दीज आर नेटिव टू इंडिया, कि इनकी पैदाइश ही हमारे यहाँ पर है। जितनी ज्यादा वैरायटी बैंगनों की यहाँ पर मिलती है उतने बैंगन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के खूब मिलते हैं बैंगन। तो ये बीटी ब्रिंजल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है ब्रिंजल की। इसके अंदर एक बैक्टीरिया का कुछ जीन है बैसिलस thuringiensis, उसको ऐड कर देते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा हायर लेवल है, फिर भी क्या पता आगे चल के काम आ जाए। आ रहा है ना, शाबाश। तो उसका क्या मेंशन किसने बनाई है? नेचुरल है ना, मैं क्या कह रहा हूँ समझते नहीं, नेचर ने बनाई है, और उसको फिर आप बना रहे हो। आप सब अपने कितने यार बेचते हैं। ठीक है, इसकी बारे में डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी यूज करते हैं और उसकी वजह से जो हमारी ओरिजिनल वैरायटीज हैं वो कंटामिनेट हो जाती हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बता देता हूँ। ये अगर समझ जाते हो तो मतलब इट इज अ वेरी रेलिवेंट थिंग। तो अगर कंटामिनेट हो जाती है तो यहाँ की देखो इस तरीके से समझ लो, वैक्सीन की ट्रायल्स क्यों हो रही हैं? अभी वैक्सीन बनाई जा रही है ना कोरोना की। हाँ, अगर तुक्का भिड़ाने के लिए कर रहे हो कि वैक्सीन बन गई, ये काम कर रही है, सबको दे दी वैक्सीन, तो उससे अगर बिना ट्रायल किए, बिना चेक किए कि ये सही काम करती है नहीं करती, इससे कुछ गलत इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसा चेक नहीं करे तो क्या हो जाएगा? पता ही नहीं चलेगा क्या करेगी, क्या ये नहीं पता चलेगा कि क्या इफेक्ट कर रही है। और अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट करती है तो यूं भी हो सकता है कि कोई वैक्सीन जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे कि आपको नेचुरली ही बदल दे, या वो लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हो सकता है कि पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो जाए, कि अगर वो गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने पूरी जितनी आबादी है सबको दे दी, और वो किसी ऑर्गन को गलत तरीके से इफेक्ट करती है, और जो आगे वाली जनरेशन प्रोड्यूस होंगी
वो उसकी वजह से वो डिफेक्ट कैरी ऑन करती है, तो पूरी ह्यूमन रेस खतरे में आ रही है। क्या बता, तो सेम चीज तुम्हारा जरूर बदलेंगे। तो सेम चीज अगर हम उसमें करते हैं, प्लांट्स के केस में करते हैं, तो प्लांट्स के केस में भी तो यही हो सकता है ना। तो इसलिए कार्टेशियन प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। करते हैं उस दवाई को जो मरने एक दिन बच रहे उसको, पहले एनिमल्स पे करते हैं, छोटे मतलब रोडेंट्स पे करते हैं, जैसे वो है ना चूहे वगैरह, चूहे खरगोश, उनके ऊपर करते हैं। उसके बाद में एप्स पे करते हैं, बंदर, उनके ऊपर करते हैं। उसके बाद में ये ह्यूमन ट्रायल शुरू होती है, ह्यूमन ट्रायल्स भी फेजेस में होते हैं। हाँ, सब चीज की मशीन होती है। अच्छा ये बताओ, वो झाड़ से आता है वो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पकड़ में आ जाते हो ना? नहीं आ तो जाते, पकड़ में आए हुए हो अभी। नहीं, भागी तब देखो पकड़ तो हम लेंगे, देख ठीक है? तो हर कोई पकड़ में आ सकता है, इंक्लूडिंग यू पीपल। अभी आगे देख लो, क्लाइमेट एक्शन का बताऊं कि ज्यादा हो गया? एक लोग के पीछे 10 लोग लगेंगे, उनको लेने आएंगे। तो इंसान कितने हैं? 7 करोड़ है। बंधन कितने होंगे? नहीं 7 करोड़ नहीं, 7 बिलियन है। 700 करोड़ है। तो बंदर कितने हैं? एक इंसान, एक बंदर के पीछे 10 इंसान भी पड़ेंगे ना, तो भी बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। समझे? ठीक है, अगर कोई डाउट